So as we have studied about hybridization, हाइब्रिडाइजेशन से हमें काफी सारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो शॉर्टकमिंग थी वो पता चली और हमने उसको ठीक कर दिया। लेकिन येट देयर वाज अनदर शॉर्टकमिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर ये पता नहीं चलता था। नाउ मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या था बेटा? जैसे मैंने आपको समझाया था, एक चीज होती है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सी होती है? विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसी कोई पैरामैग्नेटिक चीज होती है। और कोई होती है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो होती है विच इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये जो हमारे पास होता है, व्हाट यू कैन से कि कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती। और दूसरी खास बात यह है कि अभी तक जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी उसमें सिर्फ यही पढ़ा कि ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। अगर ऐसा हो, अगर सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हो, अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करते हो, तो प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन में आग लग सकती है। क्लियर? हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, जिसमें आग लग सकती है। और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर, ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करती है। ठीक, हाइड्रोजन जल सकती है, ऑक्सीजन आग लगाने में मदद कर सकती है, लेकिन जब इसको मिला के कंपाउंड बनाते हैं वाटर, वो आग बुझा देता है। सो ऑल टुगेदर प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। इतना ज्यादा प्रॉपर्टीज का चेंज क्यों आ जाता है? क्या सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते होंगे? हो सकता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही हो, बट अंदर के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हो। इस वजह से हमें एक और थ्योरी की मदद चाहिए थी जो एक तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सके। दूसरी बात, अभी तक जितनी भी थ्योरीज पढ़ी उसमें इलेक्ट्रॉन का हमने पार्टिकल कैरेक्टर ही पढ़ा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही मान के चले हैं। अभी तक हमने पार्टिकल ही कैरेक्टर देखा है। पर जैसा कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, इट कैन बिहेव लाइक वेव आल्सो। तो वेव कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन का अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ इन किसी भी थ्योरी में। इन सब शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए हमारे पास एक नई बॉन्डिंग की थ्योरी आई जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो टुडेज लेक्चर विल बी स्टेटिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, जस्ट वन सेकंड। So today's lecture will be molecular orbital theory. Molecular orbital theory. So this is the theory about molecular orbitals. ठीक, so आज हम पढ़ेंगे molecular orbital theory. ये कहती है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो atomic orbital of almost similar energies combine to form a new set of orbital called as molecular orbitals. क्या बोलती है? कहती है atomic orbitals of almost similar energies combine to form a new set of orbitals called as molecular orbitals. जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं किसी भी एटम्स के, जब वो कंबाइन करने लगते हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर with, you can say, almost similar energies, and they make a set of new orbitals called as molecular orbitals.
ये बेटे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन लीनियरली, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन linearly by LCAO method. ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं they combine linearly by a method called as LCAO method. LCAO method का मतलब क्या है बेटा? बेटा LCAO method का मतलब होता है linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals, यानी एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक, वो लीनियरली आपस में कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल देते हैं जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। समझ में आई बात? अगली बात ये बोलता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, after the formation of molecular orbitals, atomic orbitals lose their identities. Atomic orbitals lose their identities. ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बेटा, ठीक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसे मान लो रेड और येलो, हमने रेड और मान लो व्हाइट को मिक्स कर दिया, रेड और व्हाइट कलर को मिक्स कर दिया, और वो मिक्स करके एक नया कलर बन गया पिंक। उससे रेड की आइडेंटिटी भी खत्म है, व्हाइट की आइडेंटिटी भी खत्म है, एक नया पे कलर बन गया पिंक। उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, जैसे बेटे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, number of molecular orbital formed is equal to number of atomic orbital combined. Number of atomic orbitals combining, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर दिस आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस। मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन ये है, दिस इज वन हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन? बच्चे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं हमेशा से 1s1 होती है। ठीक, दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन भी है, ये एक दूसरी हाइड्रोजन है, ठीक है जी, और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। अब ये आपस में करेंगे कंबाइन बेटा, ठीक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दे विल कंबाइन टू गिव टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो तरह के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब ये जो बीच में बना रहा हूं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जो बीच में बना रहा हूं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ करते हैं। जब हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए बेटा, तो इनकी आइडेंटिटीज खत्म हो गई, ये मिक्स होके ये बन गए। ठीक है, अब एस और एस में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, तो इसका नाम हम रख दिए सिग्मा 1s और इसका नाम रख दिए सिग्मा स्टार 1s। ये जो सिग्मा S1s है, सिग्मा बॉन्ड वाले, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, MO। MO इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो ऊपर है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
बेटा देखिए, ये कोई डायग्राम या कोई डिजाइन नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि दिस इज एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है। और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उसमें बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक। यानी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब देखो बेटा ध्यान देना प्लीज, हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े थे, एक ये हाइड्रोजन का एक ये हाइड्रोजन का, और दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक ये वाला एक ये वाला, एक बॉन्डिंग बन गया एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। बॉन्डिंग जो है उसकी एनर्जी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, सिर्फ नीचे शो किया है, इस साइड को जाते हुए हम ऊपर एनर्जी बता रहे हैं, दिस इज एनर्जी। जब आप ऊपर को जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, तो आप देख रहे हैं बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो गई और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ गई, पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनने से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग टाइप एक एंटी बॉन्डिंग टाइप। नाउ इसमें अगली बात हम ये भी कहते हैं कि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन molecular orbitals, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन molecular orbitals by the same rules governing electronic configurations, governing electronic configurations। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं बेटा, उसके जो रूल हुआ करते थे वही रूल यहां पे लगेंगे, जैसे ऑफ वाउ प्रिंसिपल, जैसे कि हुंस रूल, पॉलीज प्रिंसिपल एंड हुंस रूल, वही वाले रूल लगेंगे बेटा, जो रूल हम एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे वही रूल लगेंगे और वैसे ही हम इसको भरेंगे। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो ऑपो प्रिंसिपल कहता है सबसे पहले लोअर एनर्जी में भरेंगे। लोअर एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1 इसकी। तो बेटा इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन और पहले इसी में, जब इसमें भर जाएंगे फिर अगले वाले में भरेंगे, फिर उसमें भर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरेंगे, जैसे कि अबोव प्रिंसिपल कहता था। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता था कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग होनी चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग है। और हुंस रूल कहता था अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हुए तो पहले सिंगली भरना फिर पेयरिंग स्टार्ट करना, यानी रूल्स वही रहेंगे। ये थ्योरी जो समझाई मैंने अभी तक सिर्फ इतना समझाया आपको कि होता क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटम क्लोज आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये कंबाइन करते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी लीनियरली आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक नया सेट देते हैं जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कंबाइन किए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। और इसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो बेटा वही रूल लगाने हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लगाए जाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को ये बात समझ में आई अभी तक जो पढ़ाया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। जस्ट सर ये हाइड्रोजन का एग्जांपल आप एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे? बेटे आगे बहुत सारा एक्सप्लेन होगा, आगे बहुत सारे बनेंगे ऐसे डायग्राम्स।
अभी तो सिर्फ ये समझ लो कि एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, इन्होंने H2 बनाया, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग टाइप एक एंटी बॉन्डिंग टाइप बना दिया, तो दो ही बने। अब इलेक्ट्रॉन तो दो ही भरने थे, तो लोअर एनर्जी में पहले भर दिए। ठीक, कैसे ये बनते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी क्यों ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी क्यों कम होती है, ये सब अभी आंसर करना है मेरे को। अभी सिर्फ थ्योरी का ये पार्ट पढ़ाया गया कि भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए और इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, लीनियरली कंबाइन किए थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्होंने बनाए और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल अब खत्म हो गए हैं, अब एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर सर। चलिए अब हम ये देखेंगे कि ये जो बॉन्डिंग के होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो एंटी बॉन्डिंग है ये कैसे बनते हैं, ठीक, या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, हाउ डज दीज ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये ऐसे क्यों बना, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ कैसे गई, और अगर बढ़ गई वो स्टेबल लेस हो गया तो बना क्यों, इन सब क्वेश्चन का जवाब अब हम पढ़ेंगे। तो होपफुली आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट से इसकी एक पिक्चर खींच लो ताकि आगे चल सके। नाउ नेक्स्ट बात देखिएगा, अब हम देखेंगे कि ये बने कैसे। अब हम ये देखेंगे कि ये बने कैसे, हाउ डू दे आर फॉर्म। देखो बच्चे, होता क्या है जब बॉन्ड बनने लगता है दो एटम क्लोज आते हैं, जब बॉन्ड बनने लगता है तो दो एटम क्लोज आते हैं, ठीक है जी। जब वो क्लोज आएंगे तो उनके पड़े इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऑर्बिटल्स के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोज आएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो वेव्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ओनली पार्टिकल्स, दे कैन बिहेव लाइक वेव्स। मान लो ये एक एटम ए था और ये उसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की वेव है, दिस इज वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है जी। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आ रहे थे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे और ये इलेक्ट्रॉन की वेव है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि वेव का ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं साई, क्या बोलते हैं, साई, दैट इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये साई ए है, ये साई ए है। अब जो इसके पास आने वाला एटम है कोई दूसरा एटम से बी है, जब उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ठीक, दो ऑर्बिटल कम पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो उसकी वेव्स पास आने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो वेव ऐसे पास आए दूसरे की जिसपे क्रस्ट और ट्रफ को इंसाइड कर रहे हों, जैसे देखो यहां पे क्रस्ट ऊपर और यहां पे भी क्रस्ट ऊपर, यहां ट्रफ नीचे, यहां ट्रफ नीचे, यानी ये हमारे पास कोई बी इलेक्ट्रॉन है और ये उसका साई बी है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन पास आए, इनकी वेव्स जो है वो एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कहने का मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, यहाँ जिस साइड क्रेस्ट है उस साइड ट्रफ है, इसको बोलते हैं इन फेज वेव्स। क्या बोलते हैं, इन फेज वेव्स। सो दीज आर इन फेज वेव्स, ये इन फेज वेव्स है, समझ में आई। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारे पास एक एटम ऐसा हो और उसका इलेक्ट्रॉन यू हो, ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, ठीक है जी, और ऑब्वियसली ये उसका साई ए है, ये इलेक्ट्रॉन ए है, ये उसका साई ए है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है उसकी वेव इससे ऑपोजिट चल रही हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे जहां क्रेस्ट है वहां ट्रफ आ गया, जहां ट्रफ था वहां क्रेस्ट आ गया,
ठीक, ऑपोजिट चली हुई है वेव। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वेव्स ऑपोजिट हो, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज वेव। इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज वेव्स। समझ में आई? तो जब दो इलेक्ट्रॉन पास आए, उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आई, तो वो दो तरीके से पास आ सकती हैं। या तो इन फेज पास आ सकती है या आउट फेज पास आ सकती हैं। इन फेज का मतलब होता है कि क्रस्ट एंड ट्रफ आर को इंसाइडिंग, क्रस्ट और ट्रफ को इंसाइड कर रहे हैं। और अगर आउट ऑफ फेज, क्रस्ट एंड ट्रफ आर नॉट को इंसाइडिंग, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब जब वेव्स होती ना, वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है लेकिन इंटरफेयर, इंटरफेयर यानी एक दूसरे के एरिया में आ सकती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लो एक तालाब के किनारे खड़े हैं, आप एक पत्थर मारते हैं, तो यहां पे आपने एक पत्थर मारा, ठीक, ये पत्थर यहाँ पे गिरा आके, तो इसके आसपास ऐसे वाटर के रिपल्स बन जाएंगे, ऐसे करके रिपल्स बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक, दीज आर वेव्स। अब किसी दूसरे बच्चे ने आके यहीं पर एक और पत्थर मार दिया। अब जो पत्थर यहां पे मारा तो क्या हुआ, इसकी भी वेव्स बनी। और आप देख रहे हैं इसकी वेव पहले वाली वेव में कोइंसाइड कर रही है, यानी पहले वाले वेव के एरिया में जा रही है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। जो वेव्स होती हैं वो आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं, पर पार्टिकल कभी भी आपस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर मैं वेव होता तो तुम्हारे बीच में से निकल के जा सकता था, ठीक है, क्योंकि वेव्स इंटरफेयर कर सकती हैं, तो एक के एरिया में दूसरी आ सकती है। लेकिन मैं पार्टिकल हूं तो मैं तुम्हारे अंदर से नहीं गुजर सकता। समझ में आई? तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है इंटरफेरेंस। बोलो इंटरफेरेंस समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आगे कहानी इंटरफेरेंस पे है। ओके, अब हुआ क्या कि जब ये वेव्स पास आई, जब ये वेव्स पास आई, तो इनमें इंटरफेरेंस हुई, इनमें आपस में इंटरफेरेंस हुई। और इंटरफेरेंस से क्या हुआ, अगर ये वेव इन फेज पास आती हैं, अगर ये वेव्स इन फेज पास आती हैं, तो क्रस्ट और ट्रफ कोइंसाइड करेंगे, जिससे वेव और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, यानी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? अगर आप रस्सी को यूं धक्का मारते हैं, लगातार धक्का मारते रहेंगे, वेव्स और बड़ी 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 बनती जाएंगी, है ना भाई? क्यों? क्योंकि वेव एक दूसरे को पावर देती जाएंगी, यानी वो एक दूसरे का इंटरफेयर करती जाएंगी, इन फेज से इंटरफेयर करेंगी, तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह की इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब वेव्स इन फेज पास आती हैं, जब वेव्स इन फेज पास आती है और उनमें इंटरफेरेंस होती है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। और अब ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया, अब ये वेव बन गई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक। तो इसको साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। पहले साई किसका था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। यहां पे साई किसका था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस में चले गई, उससे हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने ये देखा, वेव कंस्ट्रक्ट हो गई। बट अगर वेव आउट ऑफ फेज पास आती है, अगर वेव आउट ऑफ फेज पास आती है, तो होगा क्या? ये वेव डिमिनिश हो जाएगी, क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को थोड़ा कैंसिल करेंगे और ये वेव डिमिनिश हो जाएगी। ऐसे को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक। और अब हमारा साई स्टार, इसको स्टार लिख दिया है, क्यों लिखा? उससे अलग है ना भाई। तो ये साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, जो कि कम हो गया, यानी वेव एम्पलीट्यूड अभी कम हो गया है। तो यानी जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती, जब दो एटम जुड़ते हैं, दो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या वो इन फेज पास आती है या वो आउट फेज पास आती है।
अगर वो इन फेज पास आती हैं तो उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर वो आउट ऑफ फेज पास आती है उससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वेव एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये जो दोनों वेव फंक्शन है ये आपस में एड ऑन हो जाते हैं। यानी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो एडिशन ऑफ वेव फंक्शन होगी, एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो वेव फंक्शन की एडिशन होगी। यानी अगर आपको ऐसे में साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालना होगा तो वो साई ए प्लस साई बी के बराबर होगा। यानी यहाँ पे वेव फंक्शंस की क्या हो गई, एडिशन हो गई। वहीं पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो वेव फंक्शन की सबट्रैक्शन हो जाती है, सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शंस, वेव फंक्शन की सबट्रैक्शन हो जाती है अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। यानी ऐसे में साई स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालना होगा तो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। तो पहले से शुरू करते हैं। हमने बोला जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो इन फेज पास आए या वो आउट फेज पास आए। अगर वो इन फेज पास आती हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर वो आउट फेज पास आती हैं उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव फंक्शन में एडिशन होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव फंक्शन की सबट्रैक्शन होती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं दे फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, they result into bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals, ऐसे bonding molecular orbitals बनते हैं। ठीक है जी। तो जब कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वेव फंक्शन की एडिशन होती है, उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये एक S था, दिस इज 1s, ठीक, या सिंपली S ले लेते हैं, और ये दूसरा S आया, इसमें आपस में एडिशन हुई, एडिशन हुई तो ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ तो ये अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना वो इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ये हो गया सिग्मा S, क्योंकि S में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक, there are two nucleus, there are two nucleus, ठीक, तो दो न्यूक्लियस होंगे क्योंकि दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। देखो बेटे, S के लोब को हम हमेशा पॉजिटिव साइन देते हैं। क्या साइन देते हैं? पॉजिटिव, ठीक, और सेम साइन की लोब्स हमेशा कंबाइन करती हैं। ये बेटा लोब का साइन है पॉजिटिव, इट इज नॉट चार्ज, माइंड इट, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। सर मेरे को तो लोब का साइन ही नहीं समझ में आया, क्या मतलब है? देखो बेटे, अगर मान लो तुमने p ऑर्बिटल लिया, ये p मान लो y है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस कभी पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा इसके ऊपर वाला साइड हम पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे वाला साइड कैसा लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। तो ये दो लोब के साइन हो गए p ऑर्बिटल के, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो इसी तरह से हमारे पास px है तो मैंने ऐसे बना दिया px, ठीक है जी, और ये बीच में ओरिजिन है, ठीक है जी, या न्यूक्लियस है, ठीक। हमें ये पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में कि इस साइड वाली पोर्शन नेगेटिव और इस साइड वाली पोर्शन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। सो दीज आर साइन ऑफ लोब्स, these are sign of lobes. It does not have anything to do with charge. चार्ज का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमने लोब्स के साइन दिए। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूंगा कि वेव मैकेनिक्स में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ना लेकर के एक स्पेशल चीज लेते हैं, पोलर एक्सिस। वो तुम्हें पढ़ना नहीं है पोलर एक्सिस क्या होता है, सिर्फ एक मेंशन कर दिया कि कल को अगर तुम्हें कोई बोले कोऑर्डिनेट एक्सिस तो लेते ही नहीं, तो बोले हमारे सर ने बता दिया था, इसमें लेते क्या? पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे तीन कोऑर्डिनेट लेते हैं।
पोलर एक्सिस में क्या होता है, हम प्लेन्स भी लेते हैं, ZY प्लेन, XY प्लेन, ऐसा प्लेन भी लिया करते हैं, ठीक। ऑब्वियसली ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इस साइड वाला राइट वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, ऐसे लोब्स के साइन लिए जाते हैं और सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती हैं तभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एस को हम बाय कन्वेंशन ही सिर्फ पॉजिटिव साइन देते हैं, उसमें नेगेटिव साइन देते ही नहीं। एस को बाय कन्वेंशन ही हम सिर्फ पॉजिटिव साइन देते हैं, नेगेटिव साइन नहीं देते, ठीक, क्लियर। अब मान लो ये तो हमने दिखाया कि S और S आपस में ओवरलैप किए। सर अगर P और P ओवरलैप करते तो कैसे करते सर? देखो बेटा, मान लो ये P है 1, ठीक है, और ये P1, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, बीच में प्लस है, और ये P है दूसरा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सेम साइन की लोब्स मैंने पास रखी है। अब बोलोगे सर ये तो नेगेटिव होना चाहिए। बेटा बात वो नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने सेम साइन की लोब्स पास रखी है, ठीक, सिर्फ दिखाने के लिए। तो सेम साइन की लोब्स जब पास आई, ये ओवरलैप करें, ओवरलैप करके हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखो ध्यान से, ये ओवरलैप करी, ये ओवरलैप करी, उससे रिजल्टिंग हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाता हूं, बोलो दिखा बेटा, ठीक। अब इसमें इस साइड ये नेगेटिव लोब, ठीक, यहां पे भी ये नेगेटिव लोब और पॉजिटिव आपस में कंबाइन कर रही है। ये P और P कंबाइन किए थे, और कैसे एंड टू एंड कंबाइन किए हैं, एंड टू एंड। सो दिस गिव राइज टू सिग्मा P, एंड टू एंड सिग्मा बनता है। तो सिग्मा P ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है, सिग्मा P मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है। अब P तो साइड वाइज भी कर सकता है, तो अगर साइड वाइज करता तो कैसे करता? देखो ये एक P होता, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बीच में प्लस का साइन, ये एक P होता, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसकी वजह से जब ये ओवरलैप करते तो हम इसको ऐसे शो करते, प्लस प्लस पे ओवरलैप होता, माइनस माइनस पे ओवरलैप होता, ठीक। और इसके रिजल्ट से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता, इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें ओवरलैप्ड क्लाउड कौन सा है? ओवरलैप्ड क्लाउड ये है, ये और ये है ना जी। तो ये हमारी ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस के बीच में से गुजरती हुई लाइन। इसमें क्लाउड एक ऊपर आ गया, ये पॉजिटिव वाला, एक क्लाउड नीचे आ गया, नेगेटिव वाला, ठीक है जी। ये कंबाइन किया, ये कंबाइन किया, तो ये जो बना, ये बना पाई पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पाई पी की शेप हो गई। इसमें दो जगह प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन की, या तो ऊपर या नीचे, ठीक। ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो देखो बेटे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी यहां, प्रोबेबिलिटी यहां, और ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, दिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन में कोई प्रोबेबिलिटी है? नहीं है, तो इसको हमने नोड बोल दिया। क्या बोल दिया? नोड। इसलिए कभी भी पूछते हैं कि पाई ऑर्बिटल्स में नोड कहां होता है, तो कह देना है कि नोड एट मॉलिक्यूलर प्लेन, नोड एट मॉलिक्यूलर प्लेन। तो बेटा जी जरा एक बात समझिएगा, एक हमने ये कहा कि जब दो एटम पास आते हैं, ठीक, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं, उसमें पड़ी इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आती हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव अगर इन फेज पास आती हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव फंक्शन में एडिशन होती है, और उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती हैं, ठीक। ये कुछ एक की शेप मैंने बताई, बाकियों की शेप पे बताऊंगा मैं बाद में। सारी तरह के ओवरलैप समझाऊंगा तुम्हें कि अगर P से D जुड़ा तो कैसे जुड़ेगा, D से D जुड़ा तो कैसे जुड़ेगा, वो सारा बताऊंगा। दिस इज जस्ट वन और टू एग्जांपल जस्ट टू डिस्कस,
ठीक, इसी तरह से जब सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन से हमारे पास बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सब्ट्रैक्शन लीड्स टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब ये कैसे होते हैं सर, वो भी दिखा दो। देखो भैया, ये मेरे पास S है और S प्लस का साइन होता है, पर बीच में माइनस, क्यों? अभी वेव फंक्शन की सब्ट्रैक्शन होनी है। ठीक, और ये प्लस है। अब बेटा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी पिछले वाली लोग, ये वाली लोग कैसी हो जाएगी? माइनस, प्लस माइनस माइनस, आगे वाली प्लस, एंड दिस लीड्स टू अ क्लाउड लाइक दिस। दिस इज प्लस पार्ट एंड दिस इज माइनस पार्ट, क्योंकि सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती, ऑपोजिट साइन की कंबाइन नहीं करती है। यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो ये कंबाइन नहीं करेगी, इसलिए बीच में ये एक नोड बन जाएगा, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोड बन जाता है एक्स्ट्रा। जो पहले से नोड होगा वो तो होगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा नोड बन जाता है। समझ में आई? और ये जो शक्ल है ये है सिग्मा स्टार एस, यानी एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल की ऐसी शक्ल होगी, एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल की ऐसी शक्ल होगी। पी की कैसी होगी? एक पी ये है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, बीच में साइन नेगेटिव, क्यों? यहां सब्ट्रैक्शन है, तो ये दूसरा पी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन वैसे ही रहना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट इज माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। तो ये आपस में कंबाइन ना करके ये ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से। अब यहां पर ये वाली लोग जो थी, ये वाली ये प्लस थी, ये माइनस थी, यहां माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और यहां माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये बन गया बेटा पाई स्टार बी, और सिग्मा स्टार बी, आई एम सॉरी, इट इज सिग्मा स्टार बी, क्योंकि एंटी एंटी पास आ रहे हैं, सो दिस इज सिग्मा स्टार बी, एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल्स। ये एंटी बॉन्डिंग पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। ऐसे ही पी में पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, बीच में माइनस, ये पॉजिटिव लोब, ये माइनस। अब बेटा जी ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई। ठीक, फिर इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, सिग्मा स्टार बी, फिर यहां दिखाई देगा ऐसा और ऐसा, चार लोब्स है, चारों लोब्स कंबाइन नहीं करेंगे, प्लस माइनस, यहां माइनस प्लस, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां प्लस इंटू माइनस, माइनस ऊपर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपस में कंबाइन नहीं की, और ये शेप बनी हमारे पास पाई स्टार पी की। ये शेप किसकी बनी? पाई स्टार पी। अब पाई में पहले से एक नोड था, ये पहले ही एक नोड था हमारे पास, और वो था मॉलिक्यूलर प्लेन में। एक नोड यहां और बन गया, एक नोड यहां और बन गया, बिकॉज ऑफ एंटी बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ एंटी बॉन्डिंग वी गेट वन मोर नोड, हमें एक और नोड मिल गया बेटा। ठीक, तो ऐसे करके हमारे पास कुछ बॉन्डिंग, कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाया करते हैं। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक बॉन्डिंग की भी पॉसिबिलिटी है, एंटी बॉन्डिंग की भी पॉसिबिलिटी। अब देखो बेटे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक चीज पढ़ी थी कि साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। बोलो, याद आया? कहा था साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, एम्पलीट्यूड की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। किसकी सिग्निफिकेंस होती है? साई के स्क्वायर की, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते थे। शाबाश वंश, वेरी गुड विराज, वेरी गुड यतिन, गुड बेटा। साई स्क्वायर, साई होती है प्रोबेबिलिटी,
ठीक, जो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है उसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस होती है, तो उसके लिए हम इसको स्क्वायर करेंगे। अगर इसको स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली सारे को स्क्वायर करना होगा। अगर सारे को स्क्वायर किया तो बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला लग गया क्या, साई स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला हो गया साई a का स्क्वायर प्लस साई b का स्क्वायर प्लस साई a साई b, यही फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साई ab प्लस 2ab, तो वही हमारे पास हो गया साई स्क्वायर प्लस 2 साई a साई b, ठीक है, साई स्क्वायर ठीक प्लस साई स्क्वायर a प्लस साई स्क्वायर b प्लस 2 साई a साई b, ठीक। अब साई स्क्वायर क्या था बेटा, साई स्क्वायर वाज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, साई स्क्वायर वाज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का सम करो तो भी इतने अमाउंट से ज्यादा होती है। यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी के सम से ज्यादा होती है। यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है अगर बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो, और बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां से पता चला देयरफॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, bonding molecular orbitals have less energy than atomic orbitals, atomic orbitals। ऐसे ही अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो बेटा मेरे को तो इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि साई की तो प्रोबेबिलिटी, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, सिग्निफिकेंस किसका, साई स्क्वायर का, तो भैया मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया। अगर इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, अगर इसका स्क्वायर किया तो फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा, साई स्टार का स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 साई 2ab, यही होता है। तो यहां लगाया साई a का स्क्वायर प्लस साई b का स्क्वायर माइनस 2 साई ab। अब देखो बेटे इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी के सम से इतने अमाउंट से कम हो गई, इसमें से ये प्रोबेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है। और अगर कम है तो बट ऑब्वियस है, कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेबल नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से समझ में ये आया कि देयरफॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव मोर एनर्जी, तभी तो लेस स्टेबल है, तभी उसमें प्रोबेबिलिटी कम है, मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, चलो अब मैं सारी थ्योरी को एक बार लंप सम में सारा दोबारा से बता रहा हूं, ठीक, कोई भी चीज दोबारा से क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके और उसके बाद डाउट पूछेगा आराम से। देखो बेटे हमने यहाँ पे क्या कहा कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं वो लीनियरली कंबाइन करते हैं, और लीनियरली कंबाइन करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल देते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ज्वाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। हमने कहा जब दो एटम पास आए
तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल पास आए, उसमें पड़ी इलेक्ट्रॉन वेव्स पास आई। वो इलेक्ट्रॉन वेव्स दो तरीके से पास आ सकती थी, या तो वो इन फेस पास आ सकती थी या वो आउट फेस पास आ सकती थी। ये दो पॉसिबिलिटीज थी। अगर वो इन फेस पास आती है तो उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर वो आउट फेस पास आती है तो उससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए तो वेव फंक्शन की एडिशन होती है, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वेव फंक्शन की सब्ट्रैक्शन होती है। अगर वेव फंक्शन की एडिशन होती है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें सेम साइन की लोब्स कंबाइन करती हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी के सम से इतने अमाउंट से ज्यादा होती है। इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले ज्यादा होती है। वो तभी हो सकता था अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते, और वो ज्यादा स्टेबल तभी हो सकते थे अगर उनकी एनर्जी कम होती। तो यहां से समझ में आया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले कम होती है, वो उससे नीचे बनते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन में नीचे बनाए थे बेटा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड जब हम यहां पे बात करते हैं तो यहां क्या होता है, जब ये आउट ऑफ फेज पास आती है इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वेव फंक्शन की सब्ट्रैक्शन होती है, उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंट साइन की लोब्स सामने आ जाती हैं, इसलिए वो कंबाइन ना करके बीच में एक एक्स्ट्रा नोड दे देती हैं। वो कंबाइन ना करके बीच में एक एक्स्ट्रा नोड दे देती है, ऐसी शेप्स बन जाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी के सम से इतने अमाउंट से कम है, इतने अमाउंट से लेस है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज कम हैं, और वो कम तभी हो सकती हैं अगर एंटी बॉन्डिंग जो हो वो लेस स्टेबल हो। और एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल क्यों हो सकता है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती होगी, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर बनते हैं। अपना स्ट्रक्चर देखो हाइड्रोजन का, बॉन्डिंग नीचे बनाया गया, एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनाया गया। बोलो बच्चे, समझ में आया कि पिछला भी चला गया? Excuse me, sir. में कोई डाउट हो पूछ। सर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी वाला कंसेप्ट दोबारा से एक बार, जो लास्ट लाइन आपने लिखी है वो समझा दो। बेटा देख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाने वाली प्रोबेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी के सम से ज्यादा है। ज्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते होंगे। अब ज्यादा स्टेबल कब हो सकती कोई चीज? जिसकी एनर्जी कम हो। तो ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले ज्यादा है, यानी वो ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी कम होती होगी, तभी ज्यादा स्टेबल होते होंगे। क्लियर? क्लियर सर। एनी अदर डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट राइट नाउ? अभी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। So now we will form molecular orbital diagrams of some species. Molecular orbital diagrams. Molecular orbital diagrams. सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट स्पीशीज पकड़ के उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए। मान लो मुझे एक बनाना है H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो मैंने पहले बना के भी दिखाया था आपको, ये मैं बनाना चाहता हूँ। दूसरा बनाना चाहता हूँ
H21 पॉजिटिव का और तीसरा बनाना चाहता हूं H21 नेगेटिव का। ये तीन मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं। हाइड्रोजन, ठीक है जी, H21 पॉजिटिव एंड H21 नेगेटिव, इन तीन के मुझे बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। सी, जब मैं H2 यानी हाइड्रोजन का बनाऊंगा तो बेटे मेरे को एक साइड यहां हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल लिखनी है और एक यहां हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम हमेशा से जानते हैं क्या होगी, 1s1। ऐसे ही यहाँ पे इस हाइड्रोजन की भी 1s1 बिल्कुल आमने सामने बनाइएगा क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है, इन दोनों की एनर्जी बराबर है। अब जब ये कंबाइन किए होंगे तो कंबाइन करके बेटा जी ये हमारे पास बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बन गया, सिग्मा 1s। तो बीच में मैं H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं और दो अगर जुड़े हैं तो बेटा दो ही बनने चाहिए। एक अगर सिग्मा बना है, दूसरा सिग्मा स्टार 1s बनेगा, यानी एक अगर बॉन्डिंग बना है दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। जितना ये यहां से नीचे इसकी एनर्जी हुई है उतनी एनर्जी यहां से इसकी ऊपर भी हो जाएगी, ठीक। जितनी एनर्जी नीचे आई बॉन्डिंग की उतनी एंटी बॉन्डिंग की ऊपर चलेगी, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, एक और दो, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल कहां भरेंगे हम, ऑब्वियसली लोअर एनर्जी में ये दो भर दिए गए। इसलिए इस H2 की कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए, दो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी सिग्मा 1s2। दो ही इलेक्ट्रॉन थे, दो ही भरने थे हमने, ठीक। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई और ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम एक दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास H21 पॉजिटिव। अब H21 पॉजिटिव में एक तो होगा हमारे पास H, ये H का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ऑब्वियसली 1 पॉजिटिव है तो एक होगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ये इसका 1s1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा H1 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 0, बिल्कुल सही, कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं क्योंकि एक था वो चला गया, ये 1s है, 1s 0, एक था चला गया। अब ये दोनों आपस में कंबाइन किए, कंबाइन करके इन्होंने ये नीचे बनाया एक, दैट इज सिग्मा 1s और ऊपर बनाया दूसरा, दैट इज सिग्मा स्टार 1s, ठीक है जी। तो ये बीच में बना रहा हूं H21 पॉजिटिव के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, H21 पॉजिटिव के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने को रह गए हमारे पास, वी हैड ओनली 1, तो बच्चा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा, बात खत्म हो गई। यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई सिग्मा 1s 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सिग्मा 1s 1, ये कॉन्फ़िगरेशन H21 पॉजिटिव की आ गई, ठीक। थोड़ा आगे लिख देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया किसका, H21 पॉजिटिव का। नाउ नेक्स्ट H21 नेगेटिव। अब H21 नेगेटिव की बात करेंगे तो बेटे एक तो यहां पे आएगा पहले H, ये H का एटॉमिक ऑर्बिटल,
यानी यहां पे 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मेरे पास होगा H1 नेगेटिव, ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज है तो एक H और एक H1 नेगेटिव जुड़ा होगा। अब H1 नेगेटिव जो है, H में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। H1 नेगेटिव में कितने होंगे? दो। तो यहां दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब जब ये दोनों कंबाइन किए, लो जी, इसने कंबाइन किया और यहां पे बना दिया सिग्मा 1s, और यहां बना दिया बेटा जी उतना ही ऊपर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। क्लियर जी? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऑब्वियसली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमने? 3। हाउ मेनी? 3। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए 3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई भाई? H21 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई H21 पॉजिटिव की, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई H21 पॉजिटिव की। बोलो तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आए कि नहीं? यस और नो, जल्दी क्विकली। यस आर्यन बेटा समझ में आ गया? ये फर्स्ट वाले डायग्राम में आपने रेड लाइन क्यों लगाई है? यार पहले समझना चाहिए था ना, मैंने ये बोला था ये नीचे एनर्जी जाएगी उतनी एनर्जी ऊपर जाएगी। ओके सर, गॉट इट सर। सो ये तो थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हमने बनाए। दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ठीक है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? ठीक, सबसे पहली इंफॉर्मेशन देखो बेटे, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी जस्ट टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बेटा जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, वहां समझ लेना पैरामैग्नेटिक होगा, और जहां पेयर्ड स्टेट में होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा। क्या बोला? अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब मेरे को फटाफट से बताएं इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक, कौन डायामैग्नेटिक। हमें ये समझ में आया यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है तो ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है, पेयर्ड है तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, है ना, एक ही है ना। अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। सो दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। ऑन द अदर हैंड यहां पे बेटे क्या है हमारे पास? तो एक अनपेयर्ड आ गया ना, तो अनपेयर्ड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। तो एक बात तो हमें समझ में आई कि डायामैग्नेटिक कैसे देखना है, और दूसरी बात ये समझ में आई पैरामैग्नेटिक कैसे देखना है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। एक बात। दूसरी बात, यहां पे हम एक और चीज निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बेटा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बेटा बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल मतलब है कितने बॉन्ड्स हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकाल जाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। क्या कह दिया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे अगर मैं इधर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूं, अगर मैं इधर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा बेटा हमारे पास?
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बॉन्डिंग BMO, bonding molecular orbital, and this is ABMO, anti bonding molecular orbital. तो बॉन्डिंग में कितने भाई, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1, यानी हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, ऐसा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई। इसी तरह से अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, इसी तरह से अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो बेटे वो आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 यानी 0.5, यानी इसमें कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड है ना जी। बेटा अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ जाए उसका मतलब 2 होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो यहां तो गिवन चीज आयन है, यहां तो गिवन चीज आयन है, और या फिर उसमें रिजोनेंस हो रही है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की 2 ही पहचान है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर तभी आता है अगर गिवन चीज आयन हो और या उसमें रिजोनेंस हो रही है। दिस इज एन आयन, वो क्लियर हो ही रहा है। अब इसका निकालो जरा बॉन्ड ऑर्डर, चलो जल्दी से, शाबाश। इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शाबाश 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अगली बात समझना, देखो बेटे जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी। क्यों जी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, है ना भाई। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो बेटा इसका ऑर्डर होता कि H2 का ज्यादा है, H21 पॉजिटिव और H21 नेगेटिव का बराबर है, ठीक है जी, क्लियर ये बात। पर अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लगाता, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बेटे अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही बॉन्ड एनर्जी का होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए वो तो ठीक है, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ये तो क्लियर है कि बॉन्ड एनर्जी H2 की ज्यादा है, ठीक। उसके बाद इनका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, बट इसमें 2 प्रोटॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 प्रोटॉन पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा जोर से पकड़े हुए होंगे, इसको तोड़ना मुश्किल होता होगा, इस वजह से फिर H21 पॉजिटिव एंड देन H21 नेगेटिव, यानी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है लेकिन बॉन्ड एनर्जी कभी सेम नहीं होती। बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होती बेटा, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी कभी सेम नहीं होती। गॉट इट और नॉट। अगली बात ये, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बेटा मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो ज्यादा टाइटली खींचे हुए होंगे, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ठीक। तो अगर इसमें मेरे को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना होता तो ऑब्वियसली हमारे पास जिसका बॉन्ड ऑर्डर छोटा है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ इन 2 की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड लेंथ भी बराबर नहीं। पॉजिटिव वाला ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी,
तो इसमें सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई? H21 नेगेटिव की, फिर H21 पॉजिटिव की, और सबसे कम किसकी? H2 की, क्योंकि H2 जो था उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, तो बेटा बॉन्ड लेंथ छोटी, इसलिए H2 तो छोटा ही है, पर ये दोनों बराबर थे। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो तो यही तो देखना, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा, उसका बॉन्ड छोटा होगा। बोलो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर समझ में आया तीनों होगा इसमें? जल्दी बोलो, जल्दी, यस और नो सारे बच्चे क्विकली। करण बेटे कभी आंसर दिया करो, भाविका आप भी आंसर दिया करो भाई। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये मिटा दीजिए। वो जस्ट जब मैं पूछ रहा हूं कि बता दो बेटा कोई प्रॉब्लम है, तब क्यों नहीं बोल रहे हो? बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट लास्ट वाला बता दो। बॉन्ड लेंथ में मैंने आपको ये कहा कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी कभी बराबर नहीं होती। ठीक, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो बॉन्ड ऑर्डर H2 का बड़ा था, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी थी, वो खत्म हो गया। इन दो का बॉन्ड ऑर्डर बराबर था, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटी होगी कि नहीं होगी। तो H नेगेटिव और H21 पॉजिटिव में से किसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? ऑब्वियसली H21 पॉजिटिव का, तो उसका बॉन्ड छोटा होगा, H21 नेगेटिव का बड़ा होगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय 2 प्रोटॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड बाय 2 प्रोटॉन, तो कौन ज्यादा पास पकड़ेगा उसको? ऑब्वियसली जहां प्रोटॉन ज्यादा है। अभी बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर। नेक्स्ट बात, इसको मिटा रहा हूं, जिसको फोटो खींचनी है खींच सकते हैं। अगली बात देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपको ये पूछा गया कि जैसे H2 बनता है, हमसे पूछा गया why He2 does not exist, why He2 does not exist। इसका आंसर हमने पहले अट्रैक्शन रिपल्शन से दिया था, पर वो थ्योरी तो पुरानी हो गई ना, अभी नए थ्योरी के हिसाब से हमें आंसर देना होगा। तो चलिए इसी के हिसाब से देते हैं। तो मुझे हीलियम का He2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देखना होगा। तो मैंने He यहां ले लिया एक, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल, एक He यहां ले लिया उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। He का एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे तो हीलियम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये दो आपस में ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? ज्वाइन करके बेटे ऐसे हमारे पास बन जाएगा H2 का मॉलिक्यूलर और He2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बनेगा सिग्मा 1s और ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है जी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं हमारे को? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फिल, क्योंकि जब ये और ये खत्म हो गए, यही रह गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 भरने हैं। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 भर गए, 4 के 4 की नहीं, चारों भर गए। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, यानी देयर इज 0 बॉन्ड, दैट मींस देयर इज नो बॉन्ड। तो as bond order is 0, therefore He2 cannot exist। बोलो बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? yes or no?
अब बेटे इससे आगे का पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट टाइम हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देखेंगे, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, इनके बड़े बड़े ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे बेटा। क्लियर? ठीक, आज हमने बेसिक थ्योरी के बारे में आपको बताया है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।